हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म, उसके अंदर एक टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि इस चैप्टर में बात किए थे बेटा कि मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे मैग्नेटिज्म की जनरेशन होती है, चाहे अर्थ बात करो, चाहे कोई स्पेसिफिक प्लेस बात करो, मैग्नेट्स के टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, उनके अलग अलग पोजीशंस मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे डायपोल हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मोमेंट हो, ये सब चीज़ों को बेटा हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया है। तो अब ये टॉपिक आने का मेन कारण ये है कि जब मैग्नेटिज्म के अलग 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 एलिमेंट्स और मटेरियल्स के ऊपर मटेरियल्स का जब वर्कआउट चल रहा था, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से जब उसके ऊपर काम चल रहा था, उसकी प्रॉपर्टी को देखा जा रहा था कि आखिर ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी के बीच में बेटा तब तक फैराडे ने एक नई चीज़ों की बात की। क्या बात थी वो? तो उन्होंने कहा कि मैटर को, यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग 3 टाइप्स में। किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में? तो उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे बेटा, यानी कि जब उस मटेरियल्स को, उस एलिमेंट को जब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, उस बिहेवियर के बेसिस पे हम उस मटेरियल को बेटा 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, और वही 3 टाइप्स की बात फैराडे ने करी थी। तो बेटा हम लोग शुरुआत करेंगे कि वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, 3 टाइप्स कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ उसमें अलग अलग थ्योरम्स, फॉर्मूले, एक्सप्लेनेशंस एंड जो भी लॉज दिए गए हैं उन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जिसको फैराडे ने दिया था। फैराडे ने ही सबसे पहले इसको प्रपोज किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें फर्स्ट है बेटा पैरामैग्नेटिक, सेकेंड है डायामैग्नेटिक और थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक। अब इन तीनों के अंदर बेटा हम चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे डायामैग्नेटिक से। अब आप सोचोगे सर डायामैग्नेटिक क्यों स्टार्ट करेंगे? तो मैं क्या बेटा कि डायामैग्नेटिक की थोड़ी सी प्रॉपर्टी कम है और इसके अंदर थोड़ा दम भी कम है, ठीक है, लेकिन ये तो हट के है। बाकी पहला और तीसरा जो दिख रहे हैं आपके सामने, इनके बीच में सिमिलरिटी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग इसके बाद में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें बेटा डायामैग्नेटिक की। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है बेटा? तो डायामैग्नेटिक होता है कि जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, 0 हो। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। और ये कैसे होता है? तो जैसा कि अगर ब्लॉक की बात करें, चाहे s ऑर्बिटल हो चाहे p ऑर्बिटल हो, उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है। और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब आती है जब किसी ऑर्बिटल के अंदर फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो। फुलफिल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हो और वो ऑर्बिटल बेटा फुलफिल हो। जैसे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अब इसमें देखिए फुलफिल है। वैसे ही अगर p की बात करें तो p में भी हम लोग बेटा 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये भी क्या है, फुलफिल है। और एक चीज़ में हमको देखने को मिल रही है, इसका डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो गौर करो बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, इधर के है, और इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर का है। तो जिसके वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी पॉइंट के ऊपर, वो कितना बेटा 0 हो जाता है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितने भी मटेरियल्स डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं या सब ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पूरी तरह फुलफिल होते हैं, जिसके वजह से उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती नहीं उनको। वो अंदर से तृप्त होते हैं, कंप्लीट होते हैं, सैचुरेट होते हैं, जिसके वजह से उनको कहा जाता है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये डायामैग्नेट। ठीक है, तो और इसके संग क्या है बेटा, तो जब हम किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो होता क्या है बेटा, ठीक है, होता यूं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो उसके अंदर से पास नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सैचुरेट होता है और वो अपोजिट फोर्स की तरह वर्क करता है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर दूर होकर पास करेंगे और उसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक शो करता है हमेशा, इसीलिए बेटा इसको डायामैग्नेटिक मटेरियल भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? अब इसमें नीचे मेसनर इफेक्ट,
मेसनर इफेक्ट क्या आता है बेटा? मेसनर इफेक्ट बिल्कुल इसी तरह का इफेक्ट है कि जब भी किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास ना हो, उससे दूर दूर होके भागें, तो वो इफेक्ट को कहते हैं बेटा हम लोग मेसनर इफेक्ट। और ये इफेक्ट केवल डायमैग्नेटिक बिहेवियर वाले एलिमेंट्स ही क्या करते हैं? शो करते हैं, और दूसरे बिहेवियर वाले एलिमेंट ऐसा कुछ शो नहीं करते हैं। और सबसे मेन जी प्रॉपर्टी ये थी कि इसके अंदर की जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे एस ब्लॉक की बात करो या पी ब्लॉक की बात करो, तो वो पूरी तरह फुलफिल होते हैं, यानी कि उनमें कहीं जगह नहीं होता है कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके अपना रन बसेरा कर सके, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों क्या है, पूरी तरह बेटा फुलफिल्ड है। ठीक है, तो ये कंडीशन है बेटा हमारा आपका डायमैग्नेटिक का, और मेसनर इफेक्ट भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो है कॉपर, जिंक और आपका गोल्ड। तो ये तीन आपके मटेरियल आपके सामने दिख सकते हैं बेटा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बिल्कुल हट के शो करते हैं, यानी कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। ये अपने अंदर से किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है बेटा? पूरी तरह फुलफिल्ड होता है। ओके, तो बेटा ऐसे करके हमारा डायमैग्नेटिक पार्ट हो गया क्लियर हुआ। चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे आपकी पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बच्चे? तो पैरामैग्नेटिक के बारे में सबसे पहले लैंगविन ने कहा था, लैंगविन ने इसकी चर्चा करी थी कि आखिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या है। तो सबसे पहले लैंगविन ने बोला कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा बात क्लियर हुई। क्लियरिटी क्या आती है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके एलिमेंट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरी तरह फुलफिल क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, पूरी तरह फुलफिल नहीं होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब एक होंगे, यानी कि डबल हो ही नहीं सकते, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उनके ऑर्बिटल्स में, जो उसमें जहां पे भी वो ऑर्बिटल्स में मौजूदगी हो, आउटर मोस्ट वाले केस में। तो जब आप देखोगे बेटा कि इसमें क्या है, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है, तो जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा ना, नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, वो कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता। वो हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं? अलाइन हो जाते हैं, जब भी हम उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब भी हम उनको मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करेंगे तो वो कुछ ऐसी बिहेवियर शो करेंगे जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मटेरियल या कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से क्रॉस हो सके। और जो ही ऐसा होगा तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी ने वो मटेरियल्स और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देंगे बेटा। तो ये सीन है कंडीशन जिसको लैंगविन ने देखा था बेटा, और इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी का दर्जा दिया जाता है। इसको नाम भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ही कहते हैं हम लोग। आगे देखो तो इस बात पे क्यूरी ने भी, नहीं मैडम क्यूरी ने भी बहुत ही कॉमन सी यानी बहुत ही अच्छी बातें कही थी इनके ऊपर। उन्होंने क्या कहा था कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के को जब आप मतलब कि रखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? अपने आप बढ़ेगा। और ऊपर से आपका टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। यानी कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर आप घटाओगे, घटा के उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सीन था बेटा, ये फॉर्मूले थे जो मैडम क्यूरी ने ये दिए थे। इसको क्यूरी लॉ से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद जब हम उस मैग्नेट को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप देख सकते हैं जो उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा, वो भी उसके अंदर से क्या हो रहे हैं? पास होके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो और बेहतर मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और लगता है कि ये तो मैग्नेट ही है, कुछ और नहीं है, ये तो मैग्नेट ही है, ऐसा बिहेवियर देते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं बेटा लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल है मैग्नीज, एल्युमिनियम और क्रोमियम। ये तीन बेटा इसके एग्जांपल हैं, मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम। और भी हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने अंदर होल्ड करते हैं, लेकिन हमने कॉमनली तीन आपके सामने पेश कर दिए जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बिहेवियर शो करते हैं। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग
आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात सबसे पहले विज ने की थी बेटा। विज आप देख सकते हो, विज ने सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करी और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो डोमेन थ्योरी पे बेसिस है, यानी कि उन्होंने डोमेन थ्योरी को प्रिंसिपल मानते हुए और उसके ऊपर उन्होंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक, उनको एक डोमेन में डिवाइड कर दिया और हर एक डोमेन में लगभग उनकी साइज होती है 1 मिलीमीटर होती है बेटा। लगभग साइज उनकी 1 मिलीमीटर होती है और एक डोमेन के अंदर लगभग 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका सीन क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके अंदर डायपोल जो बनता है बेटा, बहुत ही बड़ा डायपोल बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डायपोल बनते हैं उनके अंदर डायपोल मोमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुच्छों में साथ होते हैं। क्योंकि भाई डोमेन थ्योरी यही कहती है कि हम डोमेन के हिसाब से उसके अंदर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब उनके अंदर डायपोल बनता है ना बेटा, तो होता क्या है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायपोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डायपोल बहुत ही हैवी और स्ट्रांग बन जाता है, जिसकी वजह से सारे के दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी तरफ अलाइन हो जाते हैं। और जब भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ही होता क्या है, तो ही अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी वो सारे के सारे जो डोमेन होते हैं बेटा एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा उनके अंदर से दूर दूर के मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से क्या होते हैं, पास होने शुरू हो जाते हैं और वो पैरामैग्नेटिक से भी बेहतर मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी शो करने लगता है बेटा। तो ये था सीन फेरोमैग्नेटिक का, इसको फेरोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सीन है कि अब अगर फेरोमैग्नेटिक को अगर मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो आप देख सकते हो बेटा कहाँ कहाँ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है बेटा भूख होती है बहुत ज्यादा, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब आप उसको प्लेस करो ना तो दूर दूर के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपने अंदर से आने दे करके खींच लेगा बेटा, खींच के और बाहर निकालेगा। और जितने ज्यादा क्लियर करना बेटा, जितने ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से पास कराएगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही स्ट्रांग वो मैग्नेट बन जाएगा। इसी वजह से बेटा फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट्स बिहेव करते हैं, शो करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन थ्योरी अलाइनमेंट इन वन डायरेक्शन एंड लार्ज डायपोल मोमेंट फॉर्मेशन इन एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो ये सीन था आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब हमने कहा था बेटा शुरुआत में ही कि पैरा और फेरो के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बेटा हीट करना शुरू कर दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, क्यूरी के हिसाब से, क्यूरी के नियम के हिसाब से अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा और उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं बेटा क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, जिसको कहते हैं बेटा सीटी। ठीक है, गौर करना। यानी मैं फिर से रिपीट करता था बेटा कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन सकता है, कंडीशन है वो क्यूरी लॉ को फॉलो करे। तो क्यूरी लॉ क्या है? क्यूरी लॉ है कि अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम हीट करें और वो हीट करने में एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी फेरो से कन्वर्ट हो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को कहेंगे हम बेटा क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर भी हम कह सकते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के हिसाब से, अक्सर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर बेटर नोन एज। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन बनते हैं आपके, 4 ऑप्शन आप ध्यान देंगे कि क्या होंगे। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक, उसी को कहते हैं बेटा हम क्यूरी टेम्परेचर, सॉरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं हम कभी कभी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं 3 आयरन कोबाल्ट निकल, और आप देख सकते हो बेटा आयरन कोबाल्ट निकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं जब भी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और उनके अंदर भी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से क्या होता है बेटा,
पास होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये था बेटा हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और कुछ इसमें जो मैंने बेटा मैंने मैग्नेटिक टर्म्स बताए थे उसकी भी चर्चा हम लोग इसके अंदर कभी कभी कर लिया करेंगे, क्योंकि इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा ना, ये चीज़ तो हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक समझ में आया। और पैरामैग्नेटिक में बेटा एक चीज़ जो थी जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं करके दिखा देता हूँ बेटा कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T है, तो डायरेक्टली साइन हटेगा तो M इज इक्वल टू CH/T हो जाता है बेटा, ठीक है, गौर करना। और उसके बाद M/H हो जाएगा इज इक्वल टू C/T हो जाता है, और M/H को कहते हैं बेटा, आपको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बेटा आपका काई कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, काई कहते हैं, इज इक्वल टू C/T, और इसी को कहते हैं बेटा मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी भी कहते हैं इसको। तो ये भी एक आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, सी से कोई सीन नहीं है, सबसे सीन है बेटा टेम्परेचर से, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर में बहुत ही गर्दा डिपेंड करता है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा, ठीक है। कैसे, अगर किसी मटेरियल का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। वैसे तो आप बचपन से सुनते हो बेटा कि कभी भी मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं हीट करना चाहिए, उसका आंसर आप आज सुनो कि मैग्नेट को हमें हीट क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेटा आप गौर हुआ कि मैग्नेट को हीट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसके वजह से अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी वैल्यू घटेगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दोनों का रेशियो घटेगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनके कुछ टाइप्स। ये होते हैं बेटा, हमारा ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। मिलेंगे बेटा अगले टॉपिक में, हिस्टेरिसिस नाम है उसका, और भी बहुत ही बढ़िया चीज बेटा, उसके अंदर हम जानेंगे कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी के बारे में, क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है बेटा। चलते बेटा, जय हिंद।